नमस्कार। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत प्रमुख जनसंचार माध्यमों के बारे में बात करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से एक एक अंक के 5 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंचार के अलग अलग माध्यम हैं। कुछ प्रिंट मीडियम होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। और प्रिंट मीडियम में हमारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अखबार आदि शामिल हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि साधन आते हैं। प्रिंट या मुद्रित जो माध्यम है वह जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम माना जाता है और जब से लिपि की शुरुआत हुई है तब से ही किसी न किसी रूप में यह जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। यदि आधुनिक छापे खाने की बात करें जिसने मुद्रित माध्यम में क्रांति ला दी थी, तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया और भारत में पहला छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस सन 1556 में गोवा में खोली गई थी और इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। यानी उस समय जो ईसाई मिशनरीज थे वो धर्म प्रचार करना चाहते थे और उन्होंने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और बाइबिल का अनुवाद करने और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिलिपि छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गोवा में की थी। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि सभी जो मुद्रित साधन हैं वो आते हैं। यदि हम मुद्रित माध्यम की विशेषताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। इन्हें सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो भी जनसंचार के माध्यम या साधन मुद्रित होंगे उसमें स्थायित्व का गुण देखने को मिलता है, जबकि दूसरे साधनों में यह नहीं होता। साथ ही यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है, अर्थात जो बातें हम लंबे समय तक सहेज कर रखना चाहते हैं और किसी भी भाषा में जो जानकारी है वो विस्तृत रूप से रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए मुद्रित माध्यम का ही उपयोग करते हैं। यह चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम है। जैसा कि आप जानते हैं समाचार पत्रों में अनेक आलेख, फीचर या संपादकीय छपते हैं जो कि पाठक की चिंतन क्षमता और विचार विश्लेषण क्षमता का विकास करते हैं। यदि अब मुद्रित माध्यम की सीमाएं या दोष की बात की जाए तो मुद्रित माध्यम की अपनी कुछ कमियां भी हैं, जिसमें पहली है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं होते। हम जानते हैं कि साक्षर व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मुद्रित माध्यम का उपयोग कर सकता है। अनपढ़ या निरक्षरों के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। दूसरी, अगर इसकी दोष की बात करें तो यह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। तुरंत घटी जो घटनाएं हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी मीडियम है उसमें तुरंत सूचनाएं हम तक पहुंचती है, जबकि इसमें काफ़ी पहले घटी हुई घटनाओं को हम तक पहुंचाया जाता है। इसलिए ये भी इसकी एक सीमा है। इसमें स्पेस तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। समाचार पत्रों है या पत्रिकाएं हैं उनमें पृष्ठ निर्धारित होते हैं, इसलिए किसी भी समाचार को प्रेषित करने से पहले शब्द सीमा और जगह का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें
एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता। यह भी इसका एक दोष है कि एक बार कोई भी सूचना प्रेस में चली गई और प्रिंट हो गई तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और यही बात वर्तनी पर भी लागू होती है। यदि किसी शब्द की गलती से अशुद्ध प्रिंटिंग हो गई तो फिर उसमें सुधार संभव नहीं है। ये सभी मुद्रित माध्यमों की सीमाएं हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। यदि इनका ध्यान रखा जाए तो बहुत कुछ जो दोष हैं मुद्रित माध्यमों के, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। हर स्तर पर यह देखा जाए कि किसी भी तरह की त्रुटि या वर्तनी संबंधी अशुद्धि लेखन में न हो। दूसरी बात, प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए, और यह इसलिए भी आवश्यक है जिससे एक साधारण से साधारण पाठक आसानी से विषय के भावों को ग्रहण कर पाए, वह उस घटना से संबंधित जानकारियां आसानी से समझ पाए। साथ ही समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस तरीके से संक्षेप में सूचनाएं देनी है, किसी समाचार के बारे में बताना है, और वह किसी स्थान और समय से जुड़ा हुआ है। इस बात का भी संवाददाताओं और संबंधित संपादकीय को ध्यान रखना चाहिए। लेखन में तारतम्य एवं सहज प्रवाह होना चाहिए जिससे वह पाठकों के लिए रोचक और उपयोगी हो सके। अब यदि इलेक्ट्रॉनिक्स से मीडियम की हम बात करें तो रेडियो या आकाशवाणी एक श्रव्य माध्यम है, यानी सुनकर इसमें संदेश हम तक पहुंचते हैं। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम की जो साधन है उसमें सबसे प्राचीन है। इसमें शब्द एवं आवाज़ का महत्व होता है और आवाज़ के द्वारा ही सभी तरह का संचार हम तक पहुंचता है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। समाचार लेखन की शैली की जब हम बात करेंगे तो विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। उल्टा पिरामिड शैली से आशय है कि सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले दी जाती है, इसके बाद उसकी विवेचना की जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 भागों में बांटा जाता है। इंट्रो या सबसे महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद उसकी बॉडी और अंत में उसका समापन। इसमें तथ्यों को महत्व के क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए कुछ बुनियादी बातें आवश्यक है। अर्थात जब रेडियो के लिए समाचार लिखे जाते हैं तो किसी भी समाचार लेखक के लिए इन बातों का ध्यान रखना अपेक्षित है, जिसमें समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कापी साफ सुथरी और टाइप्ड कापी हो। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब समाचार वाचन किया जाए तो किसी भी तरह की त्रुटियां होने की संभावना न हो और आसानी से समाचार वाचक उस समाचार को पढ़ पाए। इसके लिए जो पढ़ी जाने वाली कॉपी है वह साफ़ सुथरी हो या फिर वो टाइप की हुई हो। कॉपी की ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। एक से दूसरे शब्द के बीच में पर्याप्त स्पेस दिया जाना चाहिए जिससे आसानी से उसे पढ़ा जा सके। जटिल उच्चारण में कठिन शब्दों को लिखने से बचना चाहिए। ऐसे जटिल शब्द जिनका उच्चारण कठिन है या जिनका अर्थ भी आसानी से श्रोताओं द्वारा न समझा जा सके, ऐसे शब्दों को लिखने से बचा जाना चाहिए। पर्याप्त हाशिया या मार्जिन जो होता है वो पर्याप्त छोड़ा जाना चाहिए। अंकों को लिखने में सावधानी रखनी चाहिए और यदि अंक बड़े हैं तो उसको
शब्दों में लिखा जाना चाहिए, अंकों में लिखे जाने की बजाय। इसी तरह संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए। एब्रीवेशन करने के लिए जो संक्षिप्त अक्षर लिखे जाते हैं उनका प्रयोग यथासंभव न किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण जो साधन है वह टेलीविज़न या दूरदर्शन है। तो भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ और यह बहुत ही सीमित प्रसारण था और यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के आसपास के एक गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्होंने सर्वप्रथम 200 लोगों ने इसे देखा था। तो यूनेस्को आप जानते हैं एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण है और उन्होंने शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम रखा था और उसी के तहत 1959 में दिल्ली के 2 गांव में टेलीविज़न सेट लगाकर कार्यक्रम को दिखाया गया था और यहीं से भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत मानी जाती है। तो ये एक अनियमित सेवा थी, जबकि नियमित सेवा की विधिवत शुरुआत सन 1965 के में ही हुई थी। सन 1976 में दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। टेलीविज़न प्रसारण से संबंधित नियमों के निर्धारण के लिए एक अलग से निकाय बनाया गया और यह शुरुआत हुई 1976 में। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम आज तक टेलीविज़न या दूरदर्शन बना हुआ है और हम जानते हैं कि इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द पर और दिखने वाले शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो, यानी जो कुछ बोला जा रहा है या जो कुछ बताया जा रहा है वह दिखाए जाने वाले दृश्य से मेल खाता हो। अब जब टेलीविज़न या दूरदर्शन की हम बात करते हैं तो जो सूचनाएं समाचार के माध्यम से हम तक पहुंचती है टेलीविज़न में, उनके कुछ निश्चित स्तर होते हैं, उनके कुछ अलग अलग चरण होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से इनके बारे में भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला चरण जो माना जाता है वह है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो कोई भी घटना जो देश या विदेश में कहीं पर भी घटती है तो टेलीविज़न पर समाचार के माध्यम से जल्दी अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। तो उसी को हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना, या कह सकते हैं कम शब्दों में महज सूचना इसमें दी जाती है। दूसरा जो चरण है उसमें ड्राई एंकर है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना पहुंचाता है। किसी तरह की विजुअल या किसी तरह के चित्र वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ जानकारी रिपोर्टर से मिलती है और उसी के आधार पर ही समाचार प्रस्तुत करता है, वह अपने दर्शकों को जानकारी देता है और यह प्रक्रिया ड्राई एंकरिंग कहलाती है। फोन इन भी एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। इसमें घटना स्थल पर जो संवाददाता होता है, स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर उनसे संपर्क स्थापित करता है और फ़ोन के द्वारा संवाददाता सभी जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। एंकर विजुअल, समाचार के साथ साथ संबंधित दृश्यों को दिखाया जाना। जब
उस खबर या उस समाचार से संबंधित दृश्य या वीडियो की फुटेज उपलब्ध हो जाते हैं तो समाचार के साथ साथ उनको भी दिखाया जाता है और इसी को एंकर विजुअल कहा जाता है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण चरण एंकर बाइट है। बाइट्स से आशय कथन, और इसमें एंकर का प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति के कथन या बातचीत द्वारा प्रामाणिक खबर प्रस्तुत करना है। यानी जिस खबर या घटना से जुड़ी हुई जानकारी है वहाँ पर जो भी आई विटनेस हैं, जो भी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह हैं, उनसे बातें कराई जाती है उस पत्रकार के द्वारा और उसको टेलीविज़न पर दर्शकों को दिखाया जाता है और इसी को एंकर बाइट कहते हैं। इसी तरह लाइव घटना स्थल से खबर का सीधा प्रसारण किया जाना, और सामान्यतः आप देखते हो कि जब भी कोई महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन होता है या फिर कोई क्रिकेट मैच या दूसरे खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती है, उनका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है और इसी को लाइव कहा जाता है। एंकर पैकेज की हम बात करें तो इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स आदि व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती है। यानी ऊपर जो चरण दिखाया गया है उनमें से महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, यानी घटना से जुड़े हुए दृश्य या एंकर बाइट या ग्राफिक्स के द्वारा उस खबर को अधिक स्पष्ट करना, ये सभी जब शामिल कर लिए जाते हैं तो उसे हम एंकर पैकेज कहते हैं। नेट या नेट साउंड से आशय है वे प्राकृतिक आवाज़ें जो शूट करते समय खुद ब खुद आ जाती है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जब किसी आंदोलन या एजिटेशन से रिलेटेड खबर है, उसको शूट किया जा रहा है, तो उसके बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि में उससे जुड़े हुए जो नारे लगाने की आवाज़ है वह खुद ब खुद रिकॉर्डिंग में चली आती है और उसी को ही नेट साउंड कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण जनसंचार का साधन जो आधुनिक युग की देन है और तीव्र गति से इसका विकास हुआ है, वह इंटरनेट है। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल है, संसार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम इसको माना जाता है। जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण इसमें समाहित है। जनसंचार में जो साधन हमने जिसकी हमें बात की, रेडियो या टेलीविज़न, उन सभी के गुणों को ये लिए हुए हैं। ये जहाँ सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का भी एक जरिया बनता जा रहा है। इसलिए इस साधन का इस्तेमाल करने से पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता को समझकर इसका सदुपयोग ही करे। इंटरनेट पत्रकारिता की हम बात करें तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। और इंटरनेट पत्रकारिता के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो रूप है उसमें समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरे रूप में रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचारों को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाता है। भारत में rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी जो वेबसाइटें हैं वह पत्रकारिता का काम करती है। तो इन तीनों ही पत्रकारिता करने वाली साइटों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफी।
टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून आदि समाचार पत्र आजकल इंटरनेट पर भी हमें उपलब्ध हो जाते हैं। हिंदी वेब जगत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं भी चल रही है। तो आपको इसमें जो दिए गए 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ध्यान में रखने हैं। पहला, पत्रकारिता करने वाली साइटें। दूसरा, वे समाचार पत्र जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। और तीसरा, वे साहित्यिक पत्रिकाएं जो इंटरनेट पर या वेब जगत में उपलब्ध है। इंटरनेट पत्रकारिता के विकास या उसके इतिहास की हम बात करें तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का विकास 3 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम चरण 1982 से 1992 तक हमें देखने को मिलता है। दूसरा चरण 1993 से 2001 और तीसरा चरण 2002 से और अब तक जारी है। और इस चरण में हम देखते हैं कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इंटरनेट के क्षेत्र में आ गई है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला चरण 1993 में ही आया, जब से संचार क्रांति भारत में हुई, और दूसरा चरण 2003 से शुरू माना जाता है। या भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें rediff.com और इंडिया इन्फोलाइन व सिफी है, जिसकी हमने पहले भी बात की है। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। यह प्रश्न अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत की पहली साइट जो वेब पत्रकारिता करने वाली वह कौन सी है, तो वह रेडिफ है। साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। एक तो सिर्फ पत्रकारिता, विशुद्ध पत्रकारिता, उसमें हम तहलका.com का नाम रखते हैं। हिंदी में नेट पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो हिंदी में वेब दुनिया से इसकी शुरुआत मानी जाती है और यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है, वेब दुनिया। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी मानी जाती है, जो इंटरनेट के मानदंडों के अनुसार चल रही है। और बीबीसी की जो नेट पत्रकारिता है वह विश्व की अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी वेब जगत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं भी अच्छा काम कर रही हैं और लगातार हम देखते हैं कि हिंदी में नेट पत्रकारिताओं का चलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।